पड़ेगा। Good afternoon to all my dear friends. As you know that if you go to the second unit, in that unit talks about the Immoral Traffic Prevention Act 1956. In that particular syllabus, there are only the few cases have been prescribed in your syllabus, and number of those cases only the three cases. And discussions of these three cases, even with the help of the issues and arguments, is not big issue. These three cases can be completed within 1 week. That's why I realized that the teaching merely for the semester exam is not the good habit. We have the sufficient time to deal this particular act, we can discuss it thoroughly. That's why today I will discuss the bare provisions, and in the next class I will discuss the cases one by one. Here the if you go to the whole provisions of this act, देखो एक बात और बता दूं कि इसको टोटल पढ़ाने का प्रॉब्लम मतलब क्यों पढ़ा रहा हूँ। एक्चुअली क्या है कि तुम्हारे सेमेस्टर में तीन ही केस दिए हुए हैं, वहां से सिर्फ क्वेश्चन बनता है डिफिनेशन ऑफ ब्रोथल से का एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है रिलेशन बिटवीन सेक्शन 7 एंड सेक्शन 18 का हो सकता है, या तो टोटल क्वेश्चन सेक्शन 7 पर बेस्ड हो जाए। ये मतलब हमारे कहने का मतलब है कि सेमेस्टर एग्जाम के लिए डिफिनेशन ऑफ ब्रोथल जो कि टू में डिफाइन किया गया है, सेक्शन 3, सेक्शन 7, सेक्शन 18, ओनली दीज फोर प्रोविजंस आर रिलेवेंट फॉर द सेमेस्टर एग्जाम। एक्सेप्ट दिस इज नथिंग इम्पोर्टेंट फॉर दैट पॉइंट्स। लेकिन जब हम कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं या इसको अंडरस्टैंडिंग के लिए समझने के लिए हम पढ़ते हैं, तो इसको हमें होल प्रोविजन पढ़ना पड़ेगा। देखो होल प्रोविजन पढ़ाना हमारे लिए बहुत बिग इशू नहीं है, क्योंकि हम लोग बहुत ही कंफर्टेबल है। अगर हमें जरूरत पड़ी तो मैं 2 क्लास या 3 क्लास इसको ले सकता हूँ, क्योंकि हमारी एक टेंडेंसी है कि अगर हम सोचते हैं कि बेयर प्रोविजन अगर आपको नॉलेज है तो कल को फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम आएगा उसको आप बेटर वे में सॉल्व कर सकते हैं। खास तौर से जब आप सरकारी वकील के लिए जाएंगे, जैसे एपीयू का एग्जाम है, सीबीआई का एग्जाम है, या कल को हायर जुडिशरी का एग्जाम देना पड़ जाए, कोई भी एग्जाम देना पड़ जाए, या आर्टिकल आने को आ जाए। जैसे आप देख रहे हैं कि जब से मिस्टर मोदी गवर्नमेंट आई है, इस पर उसको बहुत अच्छा वर्क है। मिस्टर मोदी गवर्नमेंट ने इस एक्ट को अमेंड करने का 2 बार प्रयास किया है। एक बार 2018 का है, और लोकसभा में बिल पास हुआ, लेकिन वो फाइनली मतलब एक्ट का फॉर्म में नहीं आ पाया। गवर्नमेंट ने दोबारा एफर्ट किया है 21 में, मतलब 2021 में भी एफर्ट किया है। लेकिन आपको मैं बता दूं, जो गवर्नमेंट का एफर्ट हो रहा है, जो गवर्नमेंट का जो एफर्ट हो रहा है उसकी पूरी प्लानिंग क्या है। प्लानिंग ये है कि जो ट्रैफिकिंग से रिलेटेड जो भी लॉ हैं उनको कंसोलिडेट किया जाए, उसके लिए एक प्रॉपर मशीनरी बनाई जाए और उसको डील किया जाए। अगर वो जो स्पेसिफिक लॉ जो लाया जा रहा है उसके लाने से इफेक्ट होगा कि जैसे कि इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट को पूरी तरह से रिपील कर दिया जाएगा, इसको उसी में मर्ज कर दिया जाएगा। आज जैसे मान लीजिए कि देखो इसका हेडिंग क्या है कि ट्रैफिक, तो ह्यूमन ट्रैफिक का कई कई तरह से होता है। जब हम इमोरल नहीं लगाते हैं तब ट्रैफिकिंग की सिर्फ हम बात करेंगे, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करेंगे, तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे बॉन्डेड लेबर के लिए भी हो सकता है। बॉन्डेड लेबर के लिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो सकता है, बहुत ही नॉर्मल फॉर्म है। आप देखेंगे कि जब ब्रिटिशर्स थे, जब ब्रिटिशर्स ने भारत को जब गुलाम बनाया तो क्या किए, बाहर जो यहाँ के मजदूरों को क्या करते थे, एक स्लेव की तरह ले जाकर के जो बाकी कंट्री होती थी जहां आप कहते हैं ना कि भारतीय मूल निवासी है, इसमें फिजी है या इस तरह की जो कंट्रियां हैं, वहां पे क्या है, कौन है वास्तव में जो हिंदुस्तानी वहां पे फिजी में गए हैं, वास्तव में किसी समय वो एक गुलाम की तरह गए हुए थे। वास्तव में वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक पार्ट थे। हाँ, अलग बात है कि वो उस तरह का जो ऑर्गेनाइजेशन था गवर्नमेंट के लेवल पर ही था। तो आप देखेंगे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग की समस्या हमेशा से बनी हुई है। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग को कई पर्पजेस के लिए यूज किया जाता है। स्लेव के पर्पज से भी यूज होता है, बॉन्डेड लेबर के भी पर्पज से यूज होता है। कई बार आप देखेंगे कि जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में है, झारखंड की, बिहार की, यूपी की, या जहाँ की भी पिछड़े एरिया की जो लड़कियां हैं, उनको बरगला कर फुसला करके लाया जाता है कि चलो हम तुम्हें मतलब बहुत सारे ख्वाब दिखाए जाते हैं और लाकर क्या किया जाता है,
कहीं ना कहीं उनको या तो प्रोस्टिट्यूशन में डाल दिया जाता है, या डोमेस्टिक वर्क में डाल दिया जाता है, या किसी फैक्ट्री में डाल दिया जाता है। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के कई पर्पज हो सकते हैं, तो उसके पर्पज के हिसाब से देखना पड़ेगा। अगर ह्यूमन ट्रैफिकिंग इमोरल पर्पज से हुआ है, तब मैटर आएगा इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट के अंतर्गत कवर होगा। अगर ह्यूमन ट्रैफिकिंग बॉन्डेड लेबरर के पर्पज से आएगा, तो उसमें एक एक्ट बना हुआ है, बॉन्डेड लेबर एबोलिशन एक्ट समथिंग करके 1976 का है, तो बॉन्डेड लेबर के अंतर्गत वहां कवर होगा। अगर ह्यूमन ट्रैफिकिंग किसी और पर्पज से हुआ है, किडनैपिंग, एब्डक्शन, मर्डर किसी और पर्पज से हुआ है, तो आईपीसी में भी बहुत सारे प्रोविजन है जिसको ये कवर करता है। खास तौर से आप देखेंगे 366A, 366B, 370 और 372, 373 भी आप देख सकते हैं। तो 372, 73 पे थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है, फिलहाल एक बार आप क्लास चेक कर लेना, मैं उतना श्योर नहीं हूँ, लेकिन 370 भी है। तो हमारे कहने का मतलब गवर्नमेंट की प्लानिंग क्या है कि जैसे अभी आपको बताया कि यहाँ पे जैसे बॉन्डेड लेबर का ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, इमोरल पर्पज के लिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, या आपको किसी और पर्पज, जैसे मान लीजिए कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक बहुत बड़ा सर्कल होता है, जिसमें कि जैसे ह्यूमन का जो बॉडी निकाल करके जो सेल उल किया जाता है ना, उसको पता नहीं क्या वर्ड, एक प्रॉपर वर्ड बोलते हैं, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, मुझे उतना नहीं है, तो उस पर्पज से भी होता है। तो हमारे कहने का मतलब है गवर्नमेंट की जो प्लानिंग है, गवर्नमेंट प्लान ये कर रही है कि जितने इस तरह के एक्ट हैं, जितने भी इस तरह के एक्ट हैं, उन सबको एक एक्ट के अंतर्गत कंसोलिडेट किया जाए, और कंसोलिडेट करके सारे एक्ट को, इस तरह जो छोटे छोटे एक्ट हैं उनको खत्म कर दिया जाए। और खत्म करने के बाद एक नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी स्टेब्लिश किया जाए। और उस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के साथ साथ सिर्फ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी स्टेब्लिश करना ही पर्पज नहीं है, उसमें ये भी पर्पज है कुछ काम के लिए इस तरह के मैटर को एनआईए को मतलब मैटर को हैंड ओवर किया जाए कि एनआईए उसको सुपरवाइज करेगी। मतलब जो भारत की जो सुप्रीम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, उसको भी वहां पे पावर दिया जा रहा है, और कुछ मैटर में वहां पे डेथ सेंटेंस का भी प्रोविजन किया जा रहा है। तो जो ये वाला जो कदम है, जो गवर्नमेंट का जो स्टेप है, जो कि लाने का प्लानिंग है, उसका नाम तो अभी फिलहाल मैंने पढ़ा हूँ, बहुत डिटेल में पढ़ा हूँ, और उसका मैं भी डिस्कस करने के मूड में भी नहीं हूँ। तो कहोगे तो मैं भले ही शेयर कर दूंगा बाद में। तो इस तरह का जो बिल है, तो हम जब ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जब इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट पढ़ेंगे, इसके 5 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे, अगर डिवाइड करना होगा तो। पहला पार्ट तो हमें जब ये ओरिजिनल फॉर्म में आया, तब जब ओरिजिनल फॉर्म में आया तो उसका क्या प्रोविजन था, फिर इसको बाद में अमेंड किया गया है। बाद में अमेंडमेंट 2 बार अमेंडमेंट किया गया है, एक तो 1986 का अमेंडमेंट मैं श्योर हूँ, और एक अमेंडमेंट आप देख सकते हैं, जो मेजर अमेंडमेंट हुआ है जो कि 1987 में आया है, लेकिन हुआ है 1986 में, और एक मेजर अमेंडमेंट 1978 में आया हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि इस एक्ट को आने के बाद जो बेसिक एक्ट आया हुआ है, उसके ओरिजिनल फॉर्म में किस तरह का एक्ट था, 1978 में क्या अमेंडमेंट हुआ, 1986 में क्या अमेंडमेंट हुआ। तो जो 1986 का अमेंडमेंट है वह मेजर अमेंडमेंट है। अगर 1986 के अमेंडमेंट को अगर क्रेडिट हमें देना होगा, तो मिस्टर राजीव गांधी को क्रेडिट देंगे। जैसे अभी हम कह रहे थे ना कि मिस्टर मोदी गवर्नमेंट एक अच्छा प्रयास कर रही है, जो कि 2018 में भी बिल को इंट्रोड्यूस करने का प्रयास किया, और 2021 में। तो जब भी इस एक्ट की चर्चा होगी, तो हमें ओरिजिनल का चर्चा करना पड़ेगा, 1970 जो था उसका चर्चा करना पड़ेगा सर, जो भी था 1976 था, क्या क्या था उसका, सॉरी 1978 का करना पड़ेगा, और 1986 का चर्चा करना पड़ेगा। और साथ साथ में हम इसको कह सकते हैं कि गवर्नमेंट का जो प्रयास है 2018 में, गवर्नमेंट ने किस तरह से इसको प्रयास किया है इसको मॉडिफाई करने का, लेकिन यह मैटर अभी पेंडिंग है। लोकसभा में पास हो गया, लेकिन उसी समय इलेक्शन आ गया 2019 का, पास होते होते तो पास हो ही नहीं सका राज्यसभा से, तो लैप्स कर गया। तो 2018 में लैप्स कर गया, गवर्नमेंट ने फिर प्रयास कर रही है 2021 में इसको अमेंड करने का। तो अब देखिए, अगर एक गवर्नमेंट का अमेंडमेंट सक्सेस होता है, तो मोरल ट्रैफिकिंग एक्ट को पढ़ाने का जो तरीका होगा, इसका नजरिया चेंज हो जाएगा, या इसकी जगह पे जो न्यू एक्ट आएगा उसको हम लोग पढ़ाएंगे। तो न्यू एक्ट को पढ़ाने के लिए, न्यू एक्ट को समझने के लिए, न्यू एक्ट को जानने के लिए, जो प्रीवियस एग्जिस्टिंग लॉ है, फॉर एग्जांपल इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट को, उसको आपको समझना पड़ेगा। अगर आप इसको आज की डेट में नहीं समझ पा रहे हैं,
फ्यूचर में जैसे ही आप पास किए, आप एलएलबी सेकेंड ईयर में आपके पास होते होते गवर्नमेंट में 2021 का जो बिल है बाय चांस वो पास हो गया और एक्ट आ गया, तो आपको जब लिखने को आएगा कि प्रीवियस पोजीशन लिखिए, तभी तो आप इवेलुएट करेंगे ना कि 221 में क्या नया फीचर है, तभी तो आप इवेलुएट करेंगे। इफ नो वन इज नोइंग अबाउट दिस पार्टिकुलर एक्ट, हाउ कैन ही इवेलुएट वेदर दिस पार्टिकुलर एक्ट इज गुड और बैड। तो आपको जानने के लिए एक्ट को आपको जानना होगा। तो ये इस तरह के बेसिक पार्ट हैं। अब जब हम हिस्ट्री में जब जाते हैं तो इसका जो प्रीवियस नेम था, उसका प्रीवियस नेम क्लियर कट सजेस्ट कर रहा था कि दिस वाज कन्फाइंड ओनली टू द वुमेन एंड गर्ल्स। जब आप देखेंगे तो सप्रेशन ऑफ क्या नाम था उसका नाम भाई, एक मिनट, सीता, सप्रेशन ऑफ ट्रैफिकिंग, क्या नाम था, सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग। नहीं नहीं, इन पर्सन पहले नहीं था, वो वुमेन था एंड वो था क्या बोलते हैं, वुमेन एंड गर्ल रहा होगा। वुमेन एंड गर्ल्स एक्ट 1956। हाँ यस, ये पॉइंट था उसका। उसमें क्या था, जो ओरिजिनल जो पास किया गया था, तो इस एक्ट को जो सप्रेशन ऑफ इमोरल जो भी था, और उसका जो पॉइंट था, जो आगे पॉइंट बढ़कर के आ रहा है, उसके पॉइंट में ये था कि वुमेन एंड गर्ल था। तो मतलब हमारे कहने का था जो सप्रेशन ऑफ, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट टाइम दो, मैं लिख ही लेता हूँ। Suppression of immoral traffic in women and children act was given the assent, ठीक है जो भी था। तो माय पॉइंट इज फिर दैट, गर्ल है। गर्ल है, गलत कई जगह नाम दे रहा है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब था जब ये ओरिजिनल पास हुआ था, तो यह एक्ट जो था जेंडर बेस्ड था, यह उसी ही इमोरल ट्रैफिकिंग को कंट्रोल करता था जिसमें कि वुमेन एंड गर्ल इन्वॉल्व थी, जिसमें वुमेन एंड गर्ल इन्वॉल्व थी। अगर बाई चांस सिर्फ मैन इन्वॉल्व था, जैसे इमोरल ट्रैफिकिंग किसी का भी हो सकता है, बॉय का भी हो सकता है, गर्ल का भी हो सकता है, मैन का भी हो सकता है, वुमेन का भी हो सकता है। तो जो लॉ था, जो ओरिजिनल लॉ था, उसका कंसंट्रेशन वुमेन एंड गर्ल को ही कवर कर रहा था, मैन को कवर नहीं कर रहा था। लेकिन अब देख रहे हैं कि 1986 के बाद इस एक्ट का नाम इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट है। ये यहाँ पे ये नहीं कहता है कि ये वुमेन के लिए है, गर्ल के लिए है, मेल के लिए है, मैन बॉय किसके लिए, ये सिर्फ न्यूट्रल हो गया है। इसका मतलब कि एट प्रेजेंट टाइम दिस पार्टिकुलर एक्ट कवर्स each and every person if he has been if he has been trafficked for the immoral purposes। ये बेसिक चेंजेस करके आया है। इसके बाद से हम इसको बेसिक डिस्कस करके तो समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि एन एक्ट टू प्रोवाइड इन परस्पेंस ऑफ इंटरनेशनल कन्वेंशन साइंड इट न्यूयॉर्क ऑन 9 में 1950 फॉर द प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक। एक्चुअली में क्या हुआ कि वर्ल्ड में यह समस्या बहुत पहले से ही थी। तो वर्ल्ड में क्या हुआ कि कई कंट्री अपने अलग अलग वे में इसको ट्रैफिकिंग को लेकर के, इमोरल ट्रैफिकिंग को लेकर के कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे थे। एक्चुअली में हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वार जब स्टार्ट हुआ या सेकेंड वर्ल्ड वार जब चला, एक पैटर्न हमेशा देखा गया। वह प्रॉब्लम जो पेट्रियार्कल सोसाइटी है, वह सिर्फ इंडिया में प्रॉब्लम नहीं है, ये वर्ल्ड में प्रॉब्लम है। और ये हमेशा सिर्फ मॉडर्न टाइम का प्रॉब्लम नहीं है, ये एंशियंट और मेडुअल का भी प्रॉब्लम है। आप देखे होंगे कि पुराने जमाने में भी आप सुनते होंगे कि जब राजा क्या करता था, तो युद्ध जीतता था, तो वहां की स्त्रियों को उठा करके अपना दासी बनाता था। इस तरह के जो टेंडेंसी थी वो हमेशा से रही। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, तो उसमें भी ये देखा गया कि अब आर्मी मैन, जैसे मान लीजिए कि इंग्लैंड की आर्मी है, अब वो किसी देश में चली गई अफ्रीका में फाइटिंग करने के लिए, अब 2 साल 3 साल लगेगा। तो करते क्या है कि अपने आर्मी को जो लेडीज सप्लाई करते हैं, तो लेडीज कहाँ से सप्लाई करेंगे, कैसे सप्लाई करेंगे, वो क्या करते हैं कि इमोरल ट्रैफिक का सहारा लेते हैं, वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का सहारा लेते हैं। आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि जैसे तालिबान है या आईएसआईएस, जो आईएसआई एक संगठन निकला हुआ था, जो आतंकवादियों का संगठन था, आईएसआई ऐसा करके संगठन था।
तो उसका भी यही था कि अगर आप ज्वाइन करेंगे तो सिर्फ आपको खाने पीने के लिए ही व्यवस्था नहीं होगी, आपको सेक्स करने के लिए लड़कियां भी प्रोवाइड की जाएंगी। तो जितने भी आतंकवादी संगठन है उनके अपने एल्योरमेंट के साथ साथ यह एक उनका एल्योरमेंट ऑलरेडी इन्वॉल्व रहता ही रहता है। तो यह समस्या वर्ल्ड में ऑलरेडी थी और वर्ल्ड वार के दौरान सारे कंट्री में इसको यूटिलाइज किया गया और हर एक व्यक्ति ने हर एक कंट्री ने वुमेन को सिर्फ एक मटेरियल के रूप में देखा, एक गुड्स के रूप में देखा और उसके ज्यादा उसे कुछ देखा ही नहीं। तो इसीलिए वहां पे सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान ये समस्या बढ़ गई। तो वर्ल्ड जब जनरल असेंबली जब आई, जब यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन आया, उसने डिसाइड किया कि चलो इस तरह की समस्या को रोकने के लिए हम एक कन्वेंशन को एक्सेप्ट करते हैं। तो उस कन्वेंशन को एक्सेप्ट करने के लिए जनरल असेंबली ने एक इंटरनेशनल कन्वेंशन को साइन किया। जो कन्वेंशन को साइन किया था वह कन्वेंशन 1949 का है, वह कन्वेंशन 1949 का है, लेकिन उसे फाइनली जब साइन किया गया तो 1950 का है। तो जब एक कन्वेंशन का नाम देखोगे तो काम का नाम के आगे 1949 लिखा रहेगा, बट इट वाज साइंड इन 1950 और इंडिया ने भी इसको साइन किया। जब इंडिया ने जब इसको साइन किया तो इस कन्वेंशन को जब आप देखेंगे तो वहां पे आर्टिकल 23 लिखा हुआ है। आर्टिकल 23 इस तरह की डिमांड करता है कि हर एक कंट्री अपने देश में इस तरह के मतलब इमोरल ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए कानून बनाएंगे। तो भारत ने जब ये कन्वेंशन साइन किया तो उसके ऊपर एक मोरल प्रेशर था कि हाँ हम इस तरह का एक कोई न कोई मतलब कि लॉ इनेक्ट करें। भारत ने सिर्फ इंटरनेशनल कन्वेंशन था ही, एक उसमें ये भी कंडीशन था कि जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 23 कहता है, आर्टिकल 23 कहता है, एक कन्वेंशन थोड़ा सा इसका आर्टिकल चेक करना, वो लग रहा है कि आगे पीछे हो सकता है, तो यहाँ पर भी कन्वेंशन एक कर लेना। आर्टिकल 23 भी कहता है यहाँ पे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग को प्रोहिबिट कर दिया गया और आर्टिकल 23 फंडामेंटल राइट कहता है, आर्टिकल 23 कहता है कुछ फंडामेंटल राइट देखो ऐसे भी हैं कि जिनको कि प्रोहिबिट करने के बाद पार्लियामेंट को अथराइज किया गया कि पार्लियामेंट उस पर कानून बना सकती है। तो पार्लियामेंट कैसे कानून बना सकती है, कहाँ अथराइज किया गया है, तो आपको आर्टिकल 35 पढ़ना पड़ेगा, तो आर्टिकल 35 का क्लास 2 पढ़ना पड़ेगा। तो माय पॉइंट इज दैट आर्टिकल 23 प्रोहिबिट करता है ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग। तो जब इसको प्रोहिबिट करता है तो आर्टिकल 23 के परसुएंस में भी पार्लियामेंट के ऊपर एक दबाव था कि आप आर्टिकल 35 यूज करके एक लॉ बनाएं। तो हम कह सकते हैं कि इंडिया एट दैट टाइम वाज अंडर प्रेशर ड्यू टू द इंटरनेशनल कन्वेंशन व्हिच हैड बीन साइंड बाय द इंडिया एंड राइट्स प्रिस्क्राइब्ड अंडर आर्टिकल 23। तो डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लेवल पे इस तरह के ट्रैफिक को रोकने के लिए, इमोरल ट्रैफिक को रोकने के लिए दबाव था। तो गवर्नमेंट ने इन दोनों के प्रेशर के मतलब प्रेशर या कह सकते हैं अपने ओब्लिगेशन को समझते हुए इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट को पास किया 1956 में और यह इन्फोर्समेंट में आया है 1958 में। 2 साल बाद यह अपने इन्फोर्समेंट में आ गया है 1958 में। अब देखो ये कहता है कि बी इट इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट लाइक दिस। अब इसका शॉर्ट टाइटल है, इसमें टोटल 25 सेक्शन है। हाउ मेनी सेक्शन? टोटल 25 सेक्शंस हैं, जो कि बहुत ही नॉर्मल है। तो यहाँ कह रहा है कि दिस एक्ट में बी कॉल्ड द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट। यहाँ पे फुटनोट कह रहा है कि फुटनोट 3 है। ये फुटनोट सीधा सीधा कहता है कि एक्ट का नाम यहाँ मॉडिफाई किया गया, सब्स्टिट्यूट किया गया है। देख रहे हो ना, सेक्शन 3 कहता है सब्स्टिट्यूट किया गया। पहले इसका क्या नाम था? सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक इन वुमेन एंड गर्ल्स, इन वुमेन एंड गर्ल्स। और अब मेजर चेंज क्या हुआ? मेजर चेंज 2 बात को लेकर के हुआ। अब यहाँ पे सप्रेशन नहीं है, अब न्यू एक्ट में वुमेन एंड गर्ल्स वर्ड नहीं है। अब न्यू वर्ड में क्या है? न्यू एक्ट में नाम जो दिया गया है अब प्रिवेंशन है। पहले वर्ड क्या था? सप्रेशन था। सप्रेशन होता है ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो किसी चीज को हम प्रिवेंट करने का प्रयास करें, तो यह प्रिवेंशन है। और वुमेन एंड गर्ल को खत्म करने का मतलब ये हुआ कि अब एक पर्सन पर अप्लाई होता है, न्यूट्रल अप्लाई होता है। जैसे हमने एक प्रॉब्लम क्रिएट किया था कि आर इन नाम का व्यक्ति है, आर नाम का एक लड़का है, मान लीजिए रमेश नाम का लड़का है, क्या रमेश को हम प्रोस्टिट्यूट कह सकते हैं?
तो अभी प्रेजेंट सिनारियो में क्या है कि हमारे दिमाग में यही है कि प्रोस्टिट्यूट का मतलब, प्रोस्टिट्यूशन का मतलब लड़की हो सकती है, वुमेन हो सकती है, प्रोस्टिट्यूट लड़का नहीं हो सकता। तो ऐसा नहीं है। 1987 के बाद से सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए हैं। अब यहाँ पर कोई भी प्रोस्टिट्यूट हो सकता है। बाकी पढ़ाएंगे क्या कंडीशन है, कब वो प्रोस्टिट्यूट की डिफिनीशन में आएगा, कब हम कहेंगे कि हाँ वो अपना सेक्स कर सकता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें निकल करके आएंगी। लेकिन प्रेजेंट टाइम में हम आपको इतना जरूर कहना चाहेंगे कि प्रेजेंट टाइम में अगर कुछ कंडीशन फुलफिल होते हैं तो वुमेन भी प्रोस्टिट्यूट हो सकती है, मैन भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकती है, बॉय भी हो सकता है। एनी पर्सन कैन बी प्रोस्टिट्यूट, एनी वन कैन come under the definition of prostitute. Why? Because at present time, Act talks about the Immoral Traffic Prevention Act. It does not confine only to the women and girls. It extend to the whole of India. ये whole of India बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। आप देखा होगा कि जम्मू एंड कश्मीर को लेकर के बहुत सारे लॉ अप्लीकेबल नहीं थे, लेकिन यह एक्ट जो था फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इट वाज आल्सो अप्लीकेबल टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इट सेल कम इन टू द फोर्स एज लाइक दिस। तो आप देखेंगे कि यह फोर्स में कब आया है, यह 1958 में फोर्स में आ गया है। आप फुटनोट देखेंगे तो कह रहा है कि फर्स्ट में 1958 को यह मतलब इस तरह का है। 1958 में यह एक्ट फोर्स में आ चुका है। यह हमेशा जब आप मध्य प्रदेश का एपीयू का एग्जाम देने जाएंगे या यूट्यूब पे जैसे डालोगे ना कि इस एक्ट का नाम, तो सारे यही बताएंगे कि यह कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो आता है तो सॉल्व कैसे करना है। तो मध्य प्रदेश एपीयू में इस तरह का क्वेश्चन बनता है, क्योंकि ये एक्ट बना है 56 में और 2 साल बाद ये इन्फोर्समेंट में हुआ है और ये होल इंडिया पे अप्लीकेबल होता है। और इसका नाम कब चेंज हुआ है? नाम 1986 में चेंज हुआ है। और जो एक्ट 1986 में जो अमेंडमेंट हुआ था वह इन्फोर्समेंट कब हुआ? 1987 में हुआ। अब डिफिनेशन को लेकर के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिफिनेशन को लेकर ही है। तो डिफिनेशन में लेकर के देखिए हम इसको ब्रोथल के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे। ब्रोथल के बाद पर्सन को 3 कैटेगरी में डिफाइन किया गया है, चाइल्ड, माइनर एंड मेजर। अगर हम चाइल्ड की बात करेंगे तो पर्सन की बात करेंगे तो पर्सन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला कैटेगरी है कि चाइल्ड। देखिए चाइल्ड अगर प्रोस्टिट्यूट रहती है तो उसमें जो जो व्यक्ति उसको इन्वॉल्व करता है उसका पनिशमेंट ज्यादा होगा। चाइल्ड का मतलब क्या है कि पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 16 ईयर्स। चाइल्ड वह व्यक्ति है, देखो अब यहाँ चाइल्ड लिखा हुआ है, गर्ल गर्ल नहीं लिखा हुआ है। अगर गर्ल होता तब ये स्पेसिफाइड हो जाता। चाइल्ड का मतलब क्या है कि गर्ल भी हो सकती है और बॉय भी हो सकता है। ये जो बेसिक चेंज है ना, अभी मैं देख रहा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर एक यूनिवर्सिटियों को दिया गया था बनाने के लिए इस एक्ट के बारे में कि आप इस एक्ट लॉ को बनाइए, मतलब इसको एक्सप्लेन करिए सोसाइटी के लिए यूट्यूब पे। लेकिन मैं देखा था कि बहुत अच्छा बना ही नहीं था, क्योंकि उनका सारा कंसंट्रेशन अभी भी प्रेजेंट टाइम का वीडियो था 2 साल पहले का, सारा कंसंट्रेशन उनका वुमेन पर ही है और गर्ल पर ही है। दे हैव नॉट कंसंट्रेटेड दैट मीनिंग ऑफ द हियर द चाइल्ड वर्ड लाइक चाइल्ड वर्ड यहाँ पर है कि नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 16 ईयर्स, पहला कैटेगरी। दूसरा कैटेगरी माइनर व्यक्ति की है। माइनर व्यक्ति हुआ है जिसकी उम्र 16 साल से ज्यादा है लेकिन 18 साल से कम है, वह व्यक्ति माइनर कहलाएगा। उसके मामले में चाइल्ड के कंपैरेटिवली पनिशमेंट कम होगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 18 साल से एबव का है, जिसको कि हम मेजर कहेंगे, 18 साल से एबव का है, अगर वह प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व है तो उसका पनिशमेंट अलग होगा। तो यहाँ पे हम पर्सन की बात करेंगे। और एक बात और है कि ये लॉ जो है, जो व्यक्ति प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व है उस पर उसको पनिशमेंट नहीं देता है, उसके पनिशमेंट की चर्चा नहीं है। जो व्यक्ति उसको इनकरेज करता है, जो व्यक्ति कंपेल करता है, उस तरह के व्यक्तियों को ये पनिशमेंट करता है। ये लॉ जो है एक तरह से हम कह सकते हैं जो प्रोस्टिट्यूट है, प्रोस्टिट्यूट को विक्टिम की तरह कंसंट्रेट करता है। तो चाइल्ड मीन्स ए पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 16 ईयर्स। माइनर मीन्स a person who has completed the age of 16 years but has not completed the age of 18 years. Major means a person who has completed the age of 18 years. तो 3 पर्सन की कैटेगरी हो गई, चाइल्ड, माइनर और मेजर, 3 हो गया। ए बेसिक निकल कर गया। मेन हमारा डिफिनीशन है ब्रोथल पे।
ब्रोथल को लेकर के आपके केस में सिलेबस में केस मेंशन किया गया है। जब हम वहां पर डिस्कस करेंगे तो वहां पर भी करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर भी डिस्कस कर ले रहे हैं। हाँ, ब्रोथल को कहता है कि एनी हाउस रूम। अब जब हम केस जब डिस्कस करेंगे तो आपको बताएंगे कि हाउस में क्या अंतर होता है और रूम में क्या अंतर होता है। हाउस और रूम में तुम लोग भी अच्छी तरह से जानते हो। हाउस क्या है कि जब हम लोग घर पे रहते हैं, बहुत बहुत बड़ा मकान रहता है, 4-5 रूम होता है, मतलब उस तरह का हम हाउस करते हैं। जब कई बार शहर में आ जाते हैं तो क्या करते हैं, हम रूम लेते हैं किराए पर। क्या करता है स्टूडेंट, क्या करता है रूम ले लेता है। हाउस रूम में चलो भाई हम पढ़ेंगे लिखेंगे। तो कह रहा है यहाँ पे यह सिर्फ इंक्लूड करता है, हाउस को इंक्लूड करता है, रूम को इंक्लूड करता है, कन्वेंस को इंक्लूड करता है। जो कन्वेंस को मीनिंग को मैं समझने का प्रयास किया, लेकिन वास्तव में मैं इसका मीनिंग समझ नहीं पा रहा हूँ कि वास्तव में किस सेंस में कहना चाह रहा है। मेरे दिमाग में मैंने ये अप्लाई किया कि कन्वेंस का मतलब हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि जो गाड़ी है, बस है, नाव है, जहाज है, इस तरह का अगर कन्वेंस है। जैसे मान लीजिए कि आप कश्मीर में गए, अब डल झील में गए। अब क्या व्यक्ति क्या है कि वो व्यवस्था बना दिया कि जो हमारी नाव है इस पर हम सेक्स करने का हम अथराइज करते हैं, आप इतना पे करिए, इतना ये मॉडल है, आप सेक्स करिए। तो ऑफकोर्स वहां पे चार्ज ज्यादा लेगा वो, क्योंकि डल लेक में जब नाव में बैठेंगे तो अलग से उसका चार्ज होता है, उसका कुछ एक्स्ट्रा चार्ज होता है। लेकिन अगर आपको सेक्स करने के लिए अगर वो प्रोवाइड करा रहा है तो उसका चार्ज तो कुछ ज्यादा ही हो सकता है। तो जो वर्ड कन्वेंस लिया है तो हमें जहां तक लग रहा है कि उस तरह की चीजों को कवर कर लेगा। या अगर आपने बाई चांस अपनी गाड़ी या अपना कुछ भी, बहुत सारी चीजें इसमें आ सकती हैं। तो कह रहा है कि ये सिर्फ हाउस रूम कन्वेंस को कवर करता है। और प्लेस या कोई अन्य प्लेस है, जैसे मान लीजिए कुछ ऐसा भी प्लेस हो सकता है जो ना हाउस के डिफिनेशन में आ रहा है, ना रूम के डिफिनेशन में आ रहा है, ना कन्वेंस के डिफिनेशन में आ रहा है, लेकिन प्लेस के डिफिनेशन में आ रहा है। जैसे बाई चांस आपने क्या किया कि बाउंड्री घेर दिया है, लंबी चौड़ी बाउंड्री घेर दिया। अब बाउंड्री घेर दिया, बाउंड्री तो ना हाउस में के कैटेगरी में, ना रूम के कैटेगरी में, ना कन्वेंस के कैटेगरी में। अब बोल दिया कि हाँ भाई टाइमिंग बांध दी है, इस तरह का अपना चल रहा है। तो कह रहा है कि अगर उस तरह का भी अगर चीजें हो, जैसे बाउंड्री प्लेस तुम जानते भी होगे, तो कह रहा है कि इस तरह की चीज को भी कवर कर रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये चार चीज हो गया ना, हाउस रूम कन्वेंस और प्लेस, ये चार चीज हो गया, इसकी एक कैटेगरी बनी। दूसरी कैटेगरी आर एनी पोर्शन। अब इसका अगर पोर्शन भी है, एनी पोर्शन ऑफ हाउस रूम कन्वेंस और प्लेस, एनी पोर्शन। एनी पोर्शन का मतलब क्या हुआ, आपने डिसाइड किया कि देखो भाई चलो हम इस साइड मुंह करके सो जाते हैं, तुम इस साइड अपना काम बना लो। तो कह रहा है कि अगर इस साइड में अगर रूम ही है, अगर रूम में कुछ ही पोर्शन आप उसको अलाउ करते हैं, जैसे होता है ना कि आप रूम में आपने पर्दा डाल दिया, एक साइड में वो हो गया, एक साइड में आप हो गए। तो कह रहा है कि उसका अगर किसी हाउस का पोर्शन या उसका रूम का पोर्शन या कन्वेंस का पोर्शन या प्लेस का पोर्शन, अगर पोर्शन भी अगर आप अलाउ करते हैं किस काम के लिए आगे बताऊंगा, तो वह ब्रोथल के डिफिनेशन में आएगा। तो ब्रोथल के डिफिनेशन को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे प्लेस के हिसाब से। पहला पार्ट होगा हाउस रूम कन्वेंस और प्लेस, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट है आर एनी पोर्शन ऑफ हाउस रूम कन्वेंस और प्लेस। पोर्शन का मतलब समझ गए, हाउस है 4 रूम है, आपने कहा कि भाई नीचे वाले रूम में तो हम रहते हैं, फ्लैट ऊपर वाले में जाकर के जो करना है कर लो। तो ये पोर्शन की बात हो गई। प्लेस के हिसाब से हो गया दो पार्ट। कह रहा है कि किस काम के लिए, क्या उसको रीडिंग पर्पज के लिए देंगे तो ब्रोथल हो जाएगा। बाय चांस अभिषेक आया दिल्ली में, रूम ले लिया किराए पर पढ़ने के लिए, जब पढ़ने के लिए जब रूम लेगा तब वो ब्रोथल के डिफिनेशन में नहीं होगा। लेकिन अगर वही कहता है कि ये दे दीजिए हमें इस तरह का काम बिजनेस करना है, जो भी करना है, यूज फॉर द पर्पज ऑफ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और एब्यूज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका पर्पज क्या है, कोई हाउस रूम कन्वेंस प्लेस ब्रोथल के कैटेगरी में जब तब तक नहीं आ सकता जब तक कि उसका पर्पज ना हो। पर्पज ही डिसाइड करता है कि आपका ये हाउस है या ब्रोथल है। हर एक व्यक्ति घर बनवाता है, तो क्या हर एक व्यक्ति का ब्रोथल हो गया? हर व्यक्ति, कोई ऐसा भारत में व्यक्ति ही नहीं है कि जिसका झुग्गी झोपड़ी से लेकर के महल बिल्डिंग कुछ ना हो। तो क्या हर हाउस बिल्डिंग को लेकर के हम कह देंगे ब्रोथल है? अगर ऐसे डिफिनेशन हम लोग अप्लाई करेंगे तो पीएम आवास मोदी जी का जो आवास है वो भी ब्रोथल के डिफिनेशन में आ जाएगा। तो कह रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा कि सारे हाउस, इसका पर्पस पर कंसंट्रेट करना है आपका।
पर्पज ऑफ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन आर एब्यूज, पहला पॉइंट है फॉर द गेन ऑफ अनदर पर्संस आर फॉर द म्यूचुअल गेन ऑफ टू आर मोर प्रोस्टिट्यूट्स। अब देखो कह रहा है फॉर द पर्पज ऑफ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, तो हम इसको अगर डिफिनीशंस, भाई सबको समझ में आ रहा है ना? हाँ, यस सर। तो प्रॉब्लम नहीं है ना, इतना तो चलता है, क्लास है तो भाई, अब क्रिमिनल लॉ का टीचर में तो कॉन्टेक्ट थोड़ी पढ़ाऊंगा, है ना? हाँ तो भाई मजबूरी है, पढ़ाना ही है। जानते हो हम तुम लोग क्यों पढ़ाने में इतना इंटरेस्ट लेते हैं? क्योंकि तुम लोग उस बात को समझते हो कि हाँ हमारा टीचर पढ़ा रहा है तो मतलब गुड फेथ में है। और अगर हम ही नहीं पढ़ाएं तुम्हें ईमानदारी से, अगर हम ही सिल संकोच करें, तो कल को तुम्हें पढ़ाने को मिलेगा तो क्या करोगे? तुम भी हजारों का फ्यूचर बर्बाद कर दोगे। भाई अगर हम आज 100 को पढ़ा रहे हैं तो 100 निकलेगा तो 100 लाख को पढ़ाएगा ना, 100 निकलेगा तो 100 को सिस्टम में जाएगा। मान लीजिए कि आप अधिकारी बन गए, आपको कंट्रोल किया गया कि ब्रोथल को आपको कंट्रोल करना है, आपको ब्रोथल का डिफिनीशन ही नहीं मालूम है, आप गए, दो प्रेमी आपस में बड़ी मेहनत से जाकर के किसी तरह से अपना किसी रूम तक पहुंचे हैं, और आप जाकर के अरेस्ट करके ले जाकर के आप जेल में डाल दिए, तो आप समझिए कितना पाप पड़ेगा आपको। तो आपको समझना पड़ेगा ना कि हमें ब्रोथल का डिफिनीशन का क्या है, कैसे, कब इनको अरेस्ट करना है, कब छोड़ना है, कब जानना है। तो हमारे कहने का मतलब लाभ अगर जानते रहेंगे तो सही आदमी को पकड़ेंगे, अगर सही आदमी को पकड़ेंगे तो किसी की जिंदगी बचेगी, अगर गलत आदमी को पकड़ लेंगे तो किसी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो इसलिए आपको जानना पड़ेगा कि ब्रोथल का क्या मीनिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला तो पर्पज हो गया कि ब्रोथल का पार्ट, पहला रूम के हिसाब से, मतलब प्लेस के हिसाब से। दूसरा पार्ट है इसका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एब्यूज। अगर बाय चांस एक व्यक्ति ने आपसे रूम लिया, एक व्यक्ति ने आपसे रूम लिया कि आप देखो तुम मेरे मित्र हो और हमारी गर्लफ्रेंड आ रही है और बहुत दिनों बाद हमारा मुलाकात हो रही है, तुम अपना रूम मुझे दे दो। आपने कहा कि ठीक है ले लो, और आपके मित्र ने अपने गर्लफ्रेंड के साथ सेक्स किया और चला गया। कल को पुलिस को पता चला, पुलिस ने आपको अरेस्ट कर लिया और आप पर केस बन गया कि आप ब्रूथल चला रहे थे, क्योंकि आपने क्या किया था, अपना रूम अपने फ्रेंड को दिया था। किस पर्पज के लिए? सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए। लेकिन यह आप ब्रोथल के डिफिनीशन में आपका रूम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसका रूम प्रोवाइड करने के लिए आपने पैसा नहीं लिया था, या किसी व्यक्ति को पैसे के लेन देन की बात ही नहीं थी। कह रहा है कि सिर्फ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन इज नॉट सफिशिएंट, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन इज नॉट सफिशिएंट, सम वन मोर कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड। व्हाट इज द अनदर कंडीशन? फॉर गेन ऑफ अनदर पर्सन, gain of another person, or for the mutual gain of two or more prostitutes। तो यहाँ तो मान लीजिए कि एग्जाम्पल में आपका फ्रेंड ही आई हुई है, कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन गेन ऑफ अनदर पर्सन, लेकिन बाय चांस मान लीजिए कि हम एग्जाम्पल के तौर पे किसी को पहचानते तो नहीं है, मान लीजिए अंकित है, अंकित ने, अंकित का कोई फ्रेंड है, मान लीजिए सुरेश है, सुरेश आया और अंकित ने रूम को अलाउ कर दिया, लेकिन अंकित ने एक बात कहा कि देखो भाई तुम गर्लफ्रेंड लेकर के आओ, हमारा दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बदले में हमें क्या मिलेगा? कहेगा कि हम रिस्क ले रहे हैं, उसके बदले में हमें क्या मिलेगा बताओ? वो कहता है कि तुम्हें इसके बदले में 2000 रुपया दूंगा। जैसे 2000 रुपये की बात हुई और वो आया और सेक्स करके अपने गर्लफ्रेंड के साथ चला गया और आपको 2000 रुपया थमा दिया, इसका मतलब कि आप ब्रोथल रन कर रहे थे। तो आप अपने फ्रेंड की मदद करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ईमानदारी से फ्री ऑफ कास्ट मदद करिए, दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे पैसा या किसी भी तरह का कंसिडरेशन लेने का प्रयास किया तो वहां पे दिक्कत हो जाएगी। कह रहा है कि फॉर द गेन ऑफ अनदर पर्सन, बाय चांस अंकित ने कहा कि देखो यार ठीक है, तुम गर्लफ्रेंड लेकर के आओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें भी उसके साथ सेक्स करने के लिए अलाउ करोगे तब। अब वो कहता है कि हाँ ठीक है यार कोई बात नहीं, हम मैनेज कर लेंगे, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत देख लेना। अब इस तरह से लेकर के यह गेन है। यहाँ पे गेन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ गेन और मॉनेटरी गेन होना चाहिए। हमने जहाँ जितनी किताबें पढ़ी है वहां पे गेन का मतलब ये लिखा गया है कि गेन का मतलब मॉनेटरी गेन होना चाहिए। लेकिन अगर हम मॉनेटरी गेन का डिफिनीशन यहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे शायद ब्रूथल का डिफिनीशन नैरोवर हो जाएगा। हमें यहाँ पे गेन हर तरह का गेन हो सकता है, किसी भी तरह का गेन हो सकता है। जैसे हम लोग कंसिडरेशन पढ़ते थे ना कॉन्ट्रैक्ट के डिफिनीशन में, टू डू abstain from doing something, समथिंग वर्ड यूज हो रहा था,
तो गेन का यहाँ पे हमें वाइडर डेफिनेशन देना चाहिए। फिलहाल अगर आप न देना चाहें तो गेन का यहाँ पे मॉनेटरी डेफिनेशन आप दे सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ब्रोथल के 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट प्लेस के हिसाब से है, दूसरा पार्ट पर्पज के हिसाब से है, तो उसके 2 पर्पज हैं। पहला पर्पज होना चाहिए सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और एब्यूज, और तीसरा पार्ट उसका है कि फॉर द गेन। गेन के 2 पार्ट हो सकते हैं, गेन फॉर द अनदर पर्सन हो सकता है, और द म्यूचुअल गेन ऑफ 2 और मोर परस्यूट्स। तो इस तरह की चीजें ब्रूथल के डेफिनेशन में कवर करेंगे। अब ब्रोथल हो गया, चाइल्ड हो गया, डिफिनेशन हो गया। करेक्टिव इंस्टीट्यूशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी जो गवर्नमेंट का जो नया प्लानिंग है, जो मिस्टर मोदी गवर्नमेंट जो ला रहे हैं 2018 में, उसका सारा का सारा कंसंट्रेशन जो है उसका रिहेबिलिटेशन पर है। कंसंट्रेशन कहाँ पे है? रिहेबिलिटेशन पे है। उनका मानना है, गवर्नमेंट का इस तरह का मानना है कि इस तरह का जैसे हमने ब्रोथल से बचा तो लिया, लेकिन उनको रखे कहाँ हम। जैसे एक बार क्या हुआ था, बीएचयू के प्रोफेसर एमपी सर ने वो किया था, स्टूडेंट्स को हेल्प लेकर के मड़ुआ डी पे छापा डलवाया था। मड़ुआ डी वो है रेड लाइट एरिया था। अब था है नहीं, ये नहीं कहूंगा मैं, लेकिन जो भी था। तो अब वहां पे क्या हुआ कि जब स्टूडेंट्स ने वहां रेड डाला, कम से कम 200 बच्चे गए होंगे बीएचयू लॉ फैकल्टी के, 2006-05 की घटना है। तो वहां पे क्या हुआ कि भाई 50 लड़कियों को बाहर निकाल लिया गया। तो 50 में से कई लड़कियां तो तैयार ही नहीं थी, कह रही थी हम सेक्स करते हैं, हम करेंगे, हम यहीं पे रहेंगे, हमारा सोसाइटी हमें एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, करने को हम तैयार ही नहीं है। तो उसमें से कई लड़कियां मारपीट करके वहीं रह गई, कई जन मतलब होता है ना। और उसमें से 17 लड़कियों ने बोला कि हाँ हमें गलत तरीके से फंसा करके हमारे बॉयफ्रेंड ने बेच दिया था, ये कर दिया था, वो कर दिया था। तो ला करके वो किया गया। तो एसपी ने 17 लड़कियों को बोला कि हाँ हम इनके पढ़ाई लिखाई रिहेबिलिटेशन बाकी चीजों का हम प्रॉपर वे में व्यवस्था करेंगे। लेकिन होता क्या है प्रॉब्लम, कि जब वो बाहर निकल करके आती हैं तो उनको सोसाइटी एक्सेप्ट ही नहीं करता। अगर मैं ही आपसे कहूं कि ये लड़की प्रोस्टिट्यूट में रह चुकी है, इसके साथ धोखा हुआ था, इसको किसी ने बेच दिया था, ये प्रोस्टिट्यूट बन गई थी, अब ये रिहेबिलिटेशन हो गया इसका, अब ये मैं ठीक से रह रही है, अपनी जिंदगी जीना चाहती है, अब शादी कर लो, तो क्या कोई शादी करने को तैयार होगा? फिलॉसफी तो यहाँ दे दो कि हाँ सर मैं शादी करने को तैयार हूँ, मैं कर सकता हूँ, ऐसा मुझे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रियल सोसाइटी यही कहती है कि तुम नहीं करोगे। 99% केस का यही है कि तुम कहोगे यार क्यों प्रोस्टिट्यूट हुई थी, क्या था, कोई मतलब नहीं। तो जो करेक्टिव इंस्टीट्यूशन का जो प्रॉब्लम है, ये मेजर प्रॉब्लम है भारत की सोसाइटी में। जैसे हम सोच लेते हैं कि हाँ इसका रिलेशन इस तरह का है, बहुत दूर की बात नहीं, छोटी मैं बात बता दूं। बॉयफ्रेंड जो होता है उसका कई से रिलेशन होता है, उसको बहुत ज्यादा दुख नहीं होता, वो ठीक चल जाता है। लेकिन जैसे उसको पता चल जाता है कि जो हमारी वाइफ है या हमारी गर्लफ्रेंड है, किसी एक के साथ अगर उसका रिलेशन जान जाए, होता तो कईयों के साथ उसका ऐसा नहीं है, लेकिन अगर जान जाए तो समझ लो कि या तो उसको डाइवोर्स दे देता है या तो फैमिली लाइफ जीना मुश्किल कर देता है। तो हमारे कहने का मतलब है कि इस तरह की जब प्रॉब्लम आती है तो सारा ध्यान करेक्टिव इंस्टीट्यूशन पर है। तो यहाँ की एक विशेषता है कि स्पेशल इसका लॉ का फीचर क्या है, कि यह सिर्फ मतलब यह सिर्फ इसको प्रोहिबिट ही नहीं करता प्रोस्टिट्यूशन को, इसको करेक्टिव इंस्टीट्यूशन की भी व्यवस्था करता है। हम इसको बाद में पढ़ाएंगे। कह रहा है कि करेक्टिव इंस्टीट्यूशन का वही मतलब है जिसका कि सेक्शन 21 में डिफाइन किया गया है, जिसको कि सेक्शन 21 में डिफाइन किया गया है। और करेक्टिव होम में किसी भी व्यक्ति को रख सकते हैं जो कि पर्सन है। अब मजिस्ट्रेट की डिफिनीशन है, सबको मालूम है मजिस्ट्रेट का मतलब क्या है। अब मेजर है, माइनर है, प्रेस्क्राइब्ड मींस प्रेस्क्राइब्ड बाय द लॉ अंडर दिस पार्टिकुलर एक्ट। प्रोस्टिट्यूशन का डिफिनीशन है, ये बहुत ही समझने की चीज है, और एक कह सकते हैं जो सोशल फिनोमिना है उसको दूर करने की चीज है। प्रोस्टिट्यूशन मीनिंग सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और एब्यूज ऑफ पर्संस। तो पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और एब्यूज ऑफ पर्संस होना चाहिए। बाय चांस अगर दो व्यक्ति, मेजर व्यक्ति आपस में मिल करके सेक्सुअल इंटरकोर्स बनाते हैं, अगर दोनों व्यक्ति आपस में मिल करके सेक्सुअल इंटरकोर्स बनाते हैं, तो क्या वह सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन माना जाएगा? क्या वह सेक्सुअल एब्यूज माना जाएगा? या दोनों का आपस में इंटरटेनमेंट माना जाएगा? मान लीजिए ए और बी नाम का दो व्यक्ति है, ए जो भी है दो व्यक्ति है, और आपस में सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, जिनकी उम्र 22 साल की है, इंजॉय दोनों करते हैं। बाद में पुलिस का रेड पड़ जाता है और दोनों को अरेस्ट कर लेते हैं सब, और कहते हैं कि तुम सब होटल में आकर के प्रोस्टिट्यूशन का काम कर रहे थे। तो वहां पे प्रोस्टिट्यूशन के डिफिनेशन में नहीं आएगा।
प्रोस्टिट्यूशन के डिफिनेशन में आने के लिए क्या कंडीशन है, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होना चाहिए। सेक्सुअल exploitation and sexual entertainment both are totally different things. Sexual entertainment and sexual amusement and sexual exploitation both are totally different things. Exploitation always involve force. अगर किसी का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसमें फोर्स इन्वॉल्व है। इट मीन्स वन पर्सन इज टेकिंग गेन and other person is under the pressure or he is feeling uncomfortable whatever might be that। तो प्रोस्टिट्यूट होने का पहला कंडीशन होना चाहिए कि सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और अब्यूज किसका होना चाहिए। यही सबसे मेजर चेंज लाया गया है 1986 में, ऑफ पर्सन का होना चाहिए। ऑफ पर्सन का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कि हम हमेशा लिखते थे, क्वेश्चन भी लिखे हमें, तो सब के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई जिगोलो है, जिगोलो का स्पेलिंग जानते होगे तुम सब, तो कह रहा है सर GIGOLO होता है जिगोलो। जिगोलो का काम क्या होता है कि जो काम ये करते क्या है, ये मेल होते हैं, इनको करना क्या होता है कि पैसा ये रिसीव करते हैं, पैसा लेते हैं और पैसा लेने के बाद जाते हैं, जहां भी जाते हैं अपना, जहां पर भी इनको भेजा जाता है वो अपना सेक्स करते हैं, इसके लिए इनका कंपल्सन होता है। अब बाई चांस कोई माइनर व्यक्ति है, अब 16 साल का बच्चा है, उसको नहीं मालूम है या जो भी है, देखो सेक्स एक दो बार करना एक इंटरटेनमेंट हो सकता है, सेक्स एक दो बार करना, 4 बार करना इंटरटेनमेंट हो सकता है। लेकिन अगर आपको ड्यूटी दे दिया जाए कि आपको दिन में 10 बार सेक्स करना है, आपको दिन में सेक्स करना है 10 बार, अगर आप सेक्स नहीं कर पाते हैं तो कंडीशन है कि आपको यहाँ पे मशीन लगा दी जाएगी, मतलब सुई लगा करके आपको इस तरह से फिट रखा जाएगा। जैसे नहीं देखते हो कि जैसे कुछ होते हो डॉगी, जिसको तुम सब बोलते हो कुत्ता, हम लोग हिंदी में बोलते हैं, कुत्ता सुनने में अच्छा नहीं लगता है, तो करते क्या है कि डॉगी को, कुछ हाइब्रिड वाले जो डॉगी होते हैं उनके पास क्या होता है कि जो दुकानदार होता है उसको रख करके सुई दे दे करके बस उसका वो कराते रहता है, जो क्या होता है सेक्स कराते रहता है। तो वो क्या करता है डॉगी, 2 साल 3 साल में उसका डेथ हो जाता है। अगर किसी क्या, हेलो, अगर किसी व्यक्ति के साथ अगर इस तरह का मेडिसिन दे करके कंपेल कर दिया जाए कि हाँ आपको इस तरह का सुई देना है, सुई के साथ मतलब इस तरह का सेक्स करना है, तो क्या उस व्यक्ति का सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है कि उसका एब्यूजमेंट हो रहा है। एक बात की घटना मैं बता दूं, हुआ क्या कि रांची यूनिवर्सिटी के, मतलब यूनिवर्सिटी के नाम लेना ठीक नहीं है, मुझे मालूम नहीं है, तो हुआ क्या कि उस यूनिवर्सिटी में पास में एक हॉस्टल था, लड़कियों का हॉस्टल था। लड़कियों ने क्या किया कि जो होते हैं ना, जैसे मेस में जो खाना वाना बनाने वाला जो लड़के होते हैं तो वहां पे रहता है, तो एक लड़के को क्या किए, वो सब जो भी जैसे भी रहा होगा वो सब अपने कमरे में बंद कर ली। बंद करके पता चला कि उसके साथ 4 या 5 लड़कियों ने उसके साथ सेक्स किया। सेक्स करने का इतना वो था, जब एग्रेसिव नेचर था कि जब वो सेक्स करने में अनकंफर्टेबल था या सेक्स करने की पोजीशन में नहीं था, उसको जबरदस्ती उसको सब इंजेक्शन दे दी, मेडिसिन दे दी। पता चला कि उस व्यक्ति, उस लड़के का रात में डेथ हो गया। डेथ होने के बाद पीछे जो झाड़ी का एरिया था उसको ले जा करके, जो भी लड़कियां थी जैसे भी थी, उठा करके उसको फेंक दिया। बाद में जब पता चला, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ, तो किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हाँ लड़कियां इस तरह से कर सकती हैं। हम लोग सोसाइटी में तो आज तक यही सुनते आए हैं कि हाँ लड़के लड़कियों का बाय फोर्स सेक्स करते हैं, कभी हमने ये नहीं सुना कि हाँ लड़कियां लड़कों का बाय फोर्स सेक्स करती हैं। तो इस तरह के मैटर में इस तरह के सरकमस्टांसेस हो सकता है। तो इस तरह के सरकमस्टांसेस में प्रोस्टिट्यूशन के डिफिनेशन में अगर कोई व्यक्ति इस तरह का नया कॉन्सेप्ट लेकर के आता है या इस तरह का किसी लड़के को ही पकड़ करके बाय फोर्स उसको कंपेल करके इस तरह का करता है, तो वह लड़का भी प्रोस्टिट्यूशन के डिफिनेशन में आएगा। और जो व्यक्ति उससे करा रहा है तो उस व्यक्ति को पनिश किया जाएगा, लड़के को पनिशमेंट नहीं किया जाएगा, लेकिन जो व्यक्ति करा रहा है या लड़का या लड़की से, उस व्यक्ति को पनिश किया जाएगा। तो हुआ क्या कि वो भारत में जब शुरुआती दौर था तो ये लगा कि नहीं, किसी लड़के के साथ बाय फोर्स सेक्स नहीं किया जा सकता है, नहीं कराया जा सकता है। बाद में रियलाइज हुआ कि नहीं नहीं, यहाँ पे सिर्फ लड़कियों का ही नहीं लड़कों का भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो जैसे मान लीजिए कि किसी लड़के को आप पकड़ करके गे के लिए आपने उसको कंपेल कर दिया, आपने होटल में रख दिया कि हाँ इसका जो व्यक्ति आए इसके साथ इसके एनस में पेनिट्रेट कर सकता है। अब व्यक्ति बताइए कि जब इसके एनस में पेनिट्रेट कर सकता है और जो मकान मालिक है या होटल का मालिक है
उसका उसका पैसा रिसीव कर रहा है, कंपेल कर रहा है। तो अगर इस तरह किसी भी लड़के को गे के लिए कंपेल कर दिया जाए, या किसी लड़की को लेस्बियन के लिए कंपेल कर दिया जाए, या इस तरह के सर्कमस्टांसेस में यह प्रोस्टिट्यूशन के डिफिनेशन में वो आ जाएगा। तो हमारे कहने का मतलब है, चाहे चाहे नॉर्मल सेक्स का करने वाला व्यक्ति हो, चाहे लेस्बियन हो, चाहे गे हो, चाहे जो बाइसेक्सुअल हो, वो हमारे कहने का मतलब है जब तक वॉलंटरली है तब तक, चाहे आप गे रहिए, चाहे लेस्बियन रहिए, चाहे जो भी रहिए, तब तक किसी को दिक्कत नहीं है, ना किसी को कन्विक्शन है। लेकिन अगर वही काम कोई व्यक्ति बाय फोर्स करा रहा है, और वो बाय फोर्स किस लिए करा रहा है, फॉर कमर्शियल पर्पज के लिए करा रहा है, तो उस सिचुएशन में आप प्रोस्टिट्यूट के डिफिनेशन में आएंगे, और इस तरह से हम कह सकते हैं कि ही और शी विल बी प्रोस्टिट्यूट। लेकिन हमेशा ध्यान में रखना, अगर दो गे व्यक्ति आपस में मिल करके वॉलंटरली काम करते हैं, या दो आपस में मिल करके थोड़ा बहुत सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एक दूसरे का करते हैं, लेकिन पैसे का लेन देन नहीं है, कमर्शियल पर्पज से नहीं है, तब भी वह प्रोस्टिट्यूट के डिफिनेशन में नहीं आएगा। बाय चांस दो ने मिल करके कहा कि चलो हम लोग पोर्नोग्राफी बनाते हैं, पोर्नोग्राफी का वीडियो बनाते हैं, तो अगर आप पोर्नोग्राफी का वीडियो वॉलंटरली बनाते हैं, जैसे मान लीजिए कि सनी लियोन है, सनी लियोन जो अपना पोर्नोग्राफी का वीडियो बनाती है वॉलंटरली बनाती हैं, कई मैट्रिमोनी का हस्बैंड वीडियो बनाते हैं, वो कहती भी हैं कि नहीं हाँ मेरे हस्बैंड को अनकंफर्टेबल लगता है जब मैं किसी और के साथ पोर्नोग्राफी बनाती हूँ। तो ऑफ कोर्स लग भी सकता है, नेचुरल थोड़ा बहुत है, लेकिन ठीक है बनाते हैं तो बनाएं, अच्छी बात है। तो हमारे कहने का मतलब है, इसका हमेशा कंडीशन होना चाहिए कि सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होना चाहिए। एक्सप्लॉयटेशन इज जस्ट अगेंस्ट टू द एंटरटेनमेंट एंड फॉर द कमर्शियल पर्पज। जो पोर्नोग्राफी बनाई जाती है, आपको मालूम है कि कमर्शियल पर्पज से बनाई जाती है। जैसे मान लीजिए कुछ दिन पहले कोई राज कुंद्रा है, शायद वो किसका हस्बैंड है मैं भूल रहा हूँ, किस हीरोइन का, शिल्पा शेट्टी। शिल्पा शेट्टी सर। शिल्पा शेट्टी का जो हस्बैंड है। तो अब जो उन्होंने, अब क्वेश्चन आया कि क्या ब्रोथल चला रहे थे, क्योंकि भाई ब्रोथल का जो डिफिनेशन आएगा ना कि उन्होंने अपना इस तरह का जो भी काम किया था, 2 और मोर पर्सन का, क्या ब्रोथल चला रहे थे। तो जो ब्रोथल के डिफिनेशन में हम लोग जब यहाँ डिस्कस कर रहे थे, तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था कि गेन होना चाहिए। क्या उस उनके जो ब्रोथल चलाने से उनको गेन हो रहा था, या किसी व्यक्ति को गेन हो रहा था, तो ऑफकोर्स गेन हो रहा था, वो ब्रोथल के डिफिनेशन में आएगा। लेकिन कुछ लड़कियों ने क्लेम किया कि हाँ उन्होंने मुझे कंपेल करके ऐसा काम कराया, तभी तो उनके ऊपर केस चलेगा ना, राजकुंद्रा के ऊपर। तो जो लड़की क्लेम कर रही है उसको बताना पड़ेगा कि जो वह वीडियो बना रही थी राजकुंद्रा के डायरेक्शन में, जिस तरह से वह मतलब कि बाय फोर्स था, वह क्या था, बाय फोर्स था। अगर कोई लड़की पैसा लेकर के तैयार हो जाए कि आप वीडियो बनाइए, आप इसको बेचिए, आप जहां अपलोड करना अपलोड करिए, लेकिन मुझे आप पैसा दे दीजिएगा, तब वहां पे प्रोस्टिट्यूट की डिफिनेशन में नहीं आएगी। और जो व्यक्ति इस तरह से काम करवा रहा था, he or she will not come under the category of immoral traffic prevention। दे मे बी कन्विक्टेड अंडर एनी अदर लॉ, बट इस एक्ट के अंतर्गत नहीं कवर होगा। तो इसका हर एक वर्ड आपको कवर होना पड़ेगा, दोनों कंडीशन एक साथ फुलफिल होना चाहिए पड़ेगा। तो व्हाट इज द हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द प्रोस्टिट्यूशन, वी कैन से दैट देयर आर 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज रिलेटेड टू द सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशंस और अब्यूज, एंड सेकंड पार्ट इज द कमर्शियल पर्पस, and both must be fulfilled simultaneously. If one is missing in that circumstances, either is missing in that circumstances, that matter will not come under the category of prostitution। तो अब यहाँ पे गे लेस्बियन जो भी, जैसे मुझे प्रॉब्लम फेस करना, मैं क्वेश्चन बनाऊं, मैं बनाता नहीं हूं कि पता चले कि जो भी हो, अगर मुझे बनाना हो तो मैं तुरंत बना दूंगा। तो when gay should come under the category of prostitution, when lesbian should come under the category of prostitution, when gay lesbian should not come under the category of prostitution, पूरा इस तरह का मैं बना दूं। लेकिन चलो 2F का डिफिनीशन है, और ये न्यूट्रल है, whether a man will cover under the definition of prostitution। तो ये बहुत चीजें अब यहाँ पे क्लियर हो गई। रही बात प्रोटेक्टिव होम की, तो यहाँ सेक्शन 21 में डिफाइन किया गया है, और इसमें कुछ है ही नहीं, ये तो आप आराम से पढ़ सकते हैं। जैसा कि स्टेट गवर्नमेंट अथराइज करे, अब इस तरह का प्रोटेक्टिव होम होगा। पब्लिक प्लेस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हम हमेशा कहते हैं कि पब्लिक प्लेस जब हम
पढ़ा रहे थे आपको 377। खैर मैंने पढ़ाया ही नहीं, इतना दबाव था कि पढ़ाया ही नहीं, अदरवाइज मैं पढ़ा देता उसको भी। तो 377 को मैंने ड्रॉप कर दिया था फिलहाल उस समय। लेकिन उसमें कहता है ना कि कब गे लेस्बियन इस तरह का कब अलाउ हुआ है। 377 के दो पार्ट हो गए, एक पार्ट तो कॉन्स्टिट्यूशनल है और एक पार्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट का मतलब ये हुआ कि कुछ सरकमस्टांसेस में अगर आप गे हैं, लेस्बियन है, अननेचुरल सेक्स करते हैं तो वहां पे कन्विक्शन होगा। और कुछ पार्ट कहता है कि कुछ सिचुएशन में कन्विक्शन नहीं होगा। तो वो जजमेंट जो था वो किस पार्ट में कहता है कि दो व्यक्ति आपस में सेक्स करते हैं, मान लीजिए कि दो मेल हैं और आपस में सेक्स करते हैं, तो कब उनका कन्विक्शन 377 में होगा और कब उनका कन्विक्शन 377 में नहीं होगा। पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि कब उनका कन्विक्शन 377 में नहीं होगा। अगर दो व्यक्ति हैं, दोनों की उम्र 18 साल से ऊपर है, पहला कंडीशन मेजर होना चाहिए। मेजर है फर्स्ट कंडीशन, बोथ हैज गिवन कंसेंट टू ईच अदर। दो लड़के हैं राम और घनश्याम, और दो लड़के हैं राम और घनश्याम और दोनों की उम्र 22 साल से ऊपर है। दोनों ने एक दूसरे को फ्री कंसेंट दे दिया कि हाँ चलो हम दोनों आपस में एंजॉय करें। दूसरा कंडीशन कंसेंट का हो गया, देयर मस्ट बी फ्री कंसेंट होना चाहिए। और तीसरा कंडीशन होना चाहिए कि दे आर डूइंग दैट वर्क इन द प्राइवेट प्लेस। अगर गे हैं या लेस्बियन हैं या जो भी हैं, आप 18 साल से ऊपर के हैं और आप फ्री कंसेंट दिए पार्टनर को, प्राइवेट प्लेस में कर रहे हैं, तब आपको वहां पे 377 में आपको कन्विक्शन नहीं होगा। लेकिन आपने मेजर है, कंसेंट दे रखे हैं आप, लेकिन आप जो पब्लिक प्लेस पे करना शुरू कर दिए, आपस में दो लोग, मतलब विश्वविद्यालय मेट्रो के सामने ही आप स्टार्ट हो गए दोनों लोग मिलकर के, अब पुलिस रोक रही है तो आप कह रहे हैं कि हाँ भाई इस तरह का मतलब उस तरह का है। मैं हैरान रह गया, एक बार यूनिवर्सिटी से जा रहा था, विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन के पास ही मैं देखा कि दो लड़का लड़की आपस में किस दे रहे थे। वो नॉर्मल लगा मुझे, बहुत दिक्कत नहीं था। लेकिन आपस में जैसे लेट करके किस देना होता है ना, जमीन पर लेट करके जो हीरो हीरोइन फिल्मों में डांस करते हैं दूसरे के ऊपर उलटते पुलटते हैं, उस तरह से एक दूसरे को किस दे रहे थे। हमने कहा चलो अच्छा है, कुछ तो दिल्ली एडवांस रहना भी चाहिए, अदरवाइज आदमी को देखने को मिलेगा कैसे। तो हमारे कहने का मतलब है कि माय पॉइंट इज दैट दे मस्ट बी प्रोहिबिटेड। अगर पुलिस वहां पर आकर के दोनों को चार चार डंडा मारे तो ये नहीं कह सकते कि मेरा फंडामेंटल राइट है कि हम दोनों इस तरह का अपना किस करें। अरे भाई, किस करने का अपना तरीका भी होता है। तो हमारे कहने का मतलब है कि पब्लिक प्लेस पे नहीं होना चाहिए। अगर आप दो व्यक्ति मेजर हो, कंसेंट हो, ईच एंड एवरीथिंग है, तो प्राइवेट प्लेस पे करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पब्लिक प्लेस पे नहीं होना चाहिए। पब्लिक प्लेस का मीनिंग क्या है? Public place means any place intended for use by or accessible to the public and includes any public conveyance। चलो, पब्लिक प्लेस का जैसा नॉर्मल मीनिंग है। अब आपके कार की जहां तक बात है, आपके फोर व्हीलर है, आपके पास फोर व्हीलर है और आपको लगता है कि हमारी प्राइवेट प्राइवेट कार है, हमारा जो जैसे इंजॉय करना इंजॉय करें। आपने क्या किया कि आपने शीशा लगाया, ब्लैक कलर का शीशा लगाया और ला करके यूनिवर्सिटी के सामने खड़ा कर दिया और आपने कहीं से अपना अरेंज कर लिया और आपने क्या किया कि गाड़ी को बंद करके और आपने अपना सेक्स करना स्टार्ट कर दिया। गाड़ी में थोड़ा बहुत बाहर से हलचल लगे तो लोगों को लगा कि नहीं, इसमें समथिंग इज गोइंग ऑन। अब लोगों ने आपको डिस्टर्ब कर दिया और आप गुस्से में आ गए, तब तक पुलिस भी आ गई। अब आप जिद पर अड़ गए कि हाँ मैं सेक्स तो कर रहा था, लेकिन ये हमारे फोर व्हीलर है, हम गेट बंद करके कर रहे थे, तो इसमें आपका क्या दिक्कत है? ये पब्लिक प्लेस तो है नहीं, हम तो अपने फोर व्हीलर के अंदर थे। अब क्वेश्चन राइज हुआ कि जो फोर व्हीलर के अंदर जो क्रिया मतलब जो कार्रवाई चल रही थी, वेदर व्हाट एवर वॉज गोइंग ऑन, हिंदी ठीक नहीं लगती, अंग्रेजी बड़ा अच्छा लगती है, अंग्रेजी में ठीक लगता है। तो व्हाट एवर वॉज गोइंग ऑन इनसाइड दैट फोर व्हीलर, whether that will come under the definition of public place or not. This is the major issue. How to decide whether that area inside the four wheeler should come under the public place or not? इसके definition में एक बार ध्यान में देखना होगा। कह रहा है कि public place means any place, means
एनी प्लेस इंटेंडेड फॉर आर यूज बाय, जिसका इंटेंशन हो, इंटेंडेड फॉर यूज बाय आर एक्सेसिबल टू द पब्लिक। कह रहा है कि एक ऐसा प्लेस जहां जिसका इंटेंशन है कि जो या पब्लिक द्वारा यूज किया जाए या पब्लिक द्वारा एक्सेसिबल हो, वह पार्ट पब्लिक प्लेस में कवर होगा। इंक्लूड्स पब्लिक कन्वेंस। पब्लिक कन्वेंस का मतलब होता है ट्रेन, मेट्रो, इस तरह का कहीं पर भी आप जा रहे हैं, देखते हो ना कि आगे की सीट पर बैठे रहोगे या कुछ रहेगा, जैसे चीजें कुछ चलती रहती हैं। तो एक क्वेश्चन राइज हुआ कि क्या वह प्लेस जो है, मतलब जो फोर व्हीलर के अंदर का जो चीजें हैं, शुड कम अंडर द कैटेगरी ऑफ पब्लिक प्लेस आर नॉट। अगर वो आ जाएगा तब वो कन्विक्शन हो जाएगा, अगर नहीं आएगा तो उसका कन्विक्शन नहीं होगा। तो फिलहाल ये वाला पार्ट तो हम खुद नहीं बता सकते, तो सब इसको पढ़ना कि क्या इस तरह का जो एग्जाम्पल है वह पब्लिक प्लेस में कवर होगा कि नहीं होगा। अब तुम्हें क्या लगता है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर नहीं होगा तो कल को क्या होगा? दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉ फैकल्टी के हजारों स्टूडेंट्स के पास फोर व्हीलर है, मेरे पास तो फोर व्हीलर नहीं है भाई, मैं तो ओपन हूँ। हजार स्टूडेंट्स के पास फोर व्हीलर है, वो क्या करेगा? गाड़ी खड़ा करके अपना शीशा बंद करके वो करेगा। तो बाकी देखेगा तो उसको डिस्टरबेंस होगा कि नहीं होगा? उसके माइंड में आएगा ना, काश मेरे पास भी फोर व्हीलर होती। बाकी कुछ नहीं सोचेगा, लेकिन एक फोर व्हीलर की कल्पना तो कर ही सकता है। तो हमारे कहने का मतलब है कि जहां तक मुझे लगता है, अगर इस तरह की चीजें अगर डिफिनेशन में कवर नहीं हो रही है तो भी कवर करना चाहिए। वैसे दिल्ली हाई कोर्ट का करंट जजमेंट जो आया था, जो कोरोना को लेकर के था, कहा ना कोर्ट ने कहा कि अगर फोर व्हीलर के अंदर आपको मास्क लगाना जरूरी है, क्योंकि फोर व्हीलर का जो इनसाइड पार्ट है वो अभी पब्लिक प्लेस की कैटेगरी में आता है। कोर्ट ने कहा ना कोरोना के रिगार्डिंग। ये बात किसको मालूम है कि किसी को मालूम है कि नहीं कि कोर्ट का जजमेंट? Yes, sir. Yes. यस सर, आया था जजमेंट। अरे बस तभी तो भरोसा है। हाँ, तो इसी पार्ट को लेकर के, तो इस तरह का हमें डिफिनेशन को वाइडर डिफिनेशन बनाना होगा कि कोई भी कल कोई स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में या इस तरह कहीं भी आकर के इस तरह की चीजें करता है तो पब्लिक प्लेस की कैटेगरी में आना चाहिए। तो हमें लग रहा है कि 1 घंटा मैंने कंप्लीट कर दिया। क्या कह रहे हो? अरे यार, तुम तो हमसे भी 2 कदम आगे निकल गए। इतना मत सोचा करो, जितना बताया उतना सोचा करो, ठीक ना? बाकी सोच लिया करो, ठीक ना? अरे तो उसको समझना चाहिए ना, फालतू का वो दिखा रहा है। मैं सिर्फ रिसीव करता हूँ, मैं बोलता हूँ, सुनता किसी का नहीं हूँ। इतना जब आदमी, जब गाड़ी, जब मैं बोल दिया कि हाँ गाड़ी है, गाड़ी खड़ी है, तो गाड़ी खड़ी और गाड़ी चलने में कौन सा फर्क है तो है। गाड़ी खड़ी रहेगी तभी हमारे फैकल्टी के सामने ही रहेगा, अब रहेगी तो भी है, तो पब्लिक प्लेस होगा ही। अभी कोरोना का जिक्र हो गया, तुम लोग बोले ही, स्टूडेंट ने भी बोले कि हाँ सर, और उसने जजमेंट भी बोला कि हमारे पास है। जब गाड़ी चला रहे हो और उसमें कोर्ट कह रहा है कि चलती गाड़ी में मास्क लगा के चलो पब्लिक प्लेस है, तो नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं है कि नहीं है? खैर सॉरी है, इतना इजी क्वेश्चन मत पूछा करो। स्पेशल पुलिस फोर्स की जब बात आती है तो स्पेशल पुलिस फोर्स कह रहा है कि पुलिस फोर्स अपॉइंटेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट इन चार्ज ऑफ द पुलिस ड्यूटी। इस तरह को हम ट्रैफिक पुलिस, सॉरी ट्रैफिक पुलिस नहीं कहते, ह्यूमन ट्रैफिकिंग पुलिस कहते हैं, ठीक ना? इस तरह का होगा, देख लेना। तो स्पेशल पुलिस ऑफिसर की भी बात हो रखी है, ट्रैफिकिंग पुलिस ऑफिसर का लिखा भी है कि ट्रैफिकिंग पुलिस ऑफिसर मीन्स एनी पुलिस ऑफिसर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सब्सिडी लाइक दिस। बस 2 मिनट और लूंगा बस। अब मैंने आपको बताया कि इसमें इंपॉर्टेंट डिफिनेशन में क्या है, तो हमने देखा कि पर्सन की जब बात है 3 कैटेगरी है, चाइल्ड, माइनर, मेजर की बात है। अगर ब्रोथल को हमने देखा तो ब्रोथल को 3 पार्ट में डिवाइड किया प्लेस के हिसाब से। सॉरी, पहले तो एक और बता दूं, ब्रोथल को पहले 2 पार्ट में डिवाइड करो। ब्रोथल को 2 पार्ट में डिवाइड करो, पहले पार्ट में तुम प्लेस के हिसाब से डिसाइड करो और दूसरे पार्ट में पर्पज के हिसाब से डिसाइड करो। जब यहाँ प्लेस के हिसाब से डिसाइड करो, 2 पार्ट में डिसाइड करो। यहाँ फिर पहले पार्ट में डिसाइड करो कि हाउस, रूम, कन्वेंस, प्लेस, और दूसरे पार्ट में डिवाइड करो एनी पोर्शन लाइक दिस। पर्पज के 2 पार्ट डिसाइड करो। पर्पज के पहला पार्ट डिसाइड करो कि एक्सप्लॉयटेशन होना चाहिए और दूसरा होना चाहिए कमर्शियल पर्पज। तब समझ में आएगा, जब हम केस डिस्कस करेंगे तो मजा आ जाएगा। कन्वेंस इंस्टीट्यूशन, करेक्टिव इंस्टीट्यूशन की बात भी हो रही है, पुलिस की बात भी हो रही है, कोर्ट की भी बात हो रही है,
और प्रोस्टिट्यूशन का डिफिनेशन का हो गया, प्रोटेक्टिव होम, पब्लिक प्लेस, ट्रैफिकिंग पुलिस। और हमें लग रहा है कि आज के क्लास के लिए इतना सफिशिएंट है, बिकॉज समवन इज आल्सो वेटिंग फॉर मी। ठीक ना? सर ब्रोथल वाला फिर से रिपीट कर दीजिए। रिकॉर्डिंग है, सुन लेना दोबारा। वाइफ और बच्चे बाहर खड़ा होकर के इंतजार कर रहे हैं कि कब हम लोग घर